दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक चल रही है? कल हमने 8वीं का एक टॉपिक ख़त्म किया था। वो था नगरीकरण की समस्याएं। और जो भी 8वीं यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक में से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में स्पेसिफिक रूप से हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा नगरीकरण की समस्याएं। आज हम लोग पढ़ेंगे गरीबी और असमानता। हो सकता हो आज एक और टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आज जातीय संघर्ष एवं सांप्रदायिकता भी खत्म हो जाए, जिससे कल महिला अपराध और कुपोषण खत्म करके ये 8वीं यूनिट पूरी खत्म कर देंगे। फिर बचेगी 6वीं और 7वीं यूनिट। ये भी पूरा प्रयास है कि इस महीने के अंत तक यह पूरी 10 यूनिट हम पूरी तरह से ख़त्म कर दें। और जिन लोगों को टेस्ट देना है, जिन लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए या फिर आप टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ क्वारीज हो वो भी पूछ सकते हैं। अभी तक 5 यूनिट के टेस्ट हो चुके हैं। जो अभी से ज्वाइन करेगा टेस्ट सीरीज, उसको पिछली 5 यूनिट्स के भी टेस्ट मिल जाएंगे। और आगे जैसे जैसे टेस्ट का डे आएगा, टाइम आएगा, वैसे वैसे वो टेस्ट की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गरीबी और असमानता। देखिए, जो गरीबी और असमानता है, यह दोनों अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जो गरीबी होती है, जो गरीब होगा वह गरीब एक अमीर से बहुत चीज़ों से असमान रूप से अलग होगा। मतलब असमानता दिखाई देगी, जैसे उनके रहन सहन में असमानता होगी, यहाँ तक कि उनके जो भौतिक संसाधन है उनमें असमानता होगी। और भी अन्य बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो गरीबी के साथ असमानता भी लाते हैं। इसलिए इन दो टॉपिक को इकट्ठा रखा गया है। तो एक्चुअली हम लोग जो पढ़ेंगे वो गरीबी ही पढ़ेंगे, और इससे उत्पन्न चीज़ें क्या होती है? असमानता होती है, जिसके आधार पर ये दो पक्षों में, दो समुदायों में, दो परिवारों में गरीबी होती है और असमानता इसी कारण उत्पन्न होती है। देखिए, जो गरीबी दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा रखता है कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रहे और उसको उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाया जा सके। देखिए, ये आप ध्यान दे रहे हैं कि जो परिभाषा दी है थोड़ा सा क्या होगा, क्लिष्ट वर्डों का, और बहुत आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी। एक्चुअली हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए, जो इस यूनिट के इतने ये 4-5 टॉपिक जो भी हैं, ऐसे 4-5 टॉपिकों में से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, और जो बाकी उसके अलावा टॉपिक है उससे संभावना काफ़ी कम है। जैसे आपको हम क्लियर कर दें, गरीबी और महिला अपराध, ये दो ऐसे हैं, और थोड़ा बहुत कुपोषण, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, और बाकी चैप्टर जो टॉपिक है उससे बहुत कम प्रश्न बनने की संभावना है। हमने केवल संभावना बताई है, हमने बिल्कुल या भी आपको ये नहीं कहा कि ऐसा ही हो सकता है, लेकिन जो संभावना है वो अनुभव के आधार पर, जानकारी के आधार पर, अभी तक आए प्रश्नों के आधार पर ही हमने कहा है। ठीक है, अब देखिए, गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्द मतलब तुलनात्मक शब्द है। जब अब एक गरीब किसे कहेंगे? जनरली क्या होता है, गरीब किसी एक देश में एक तरह की परिभाषा किसी में अलग हो सकती है, एक देश में, दूसरे देश में भी वह परिभाषा अलग हो सकती है। मतलब कहने का सीधा से तात्पर्य है, हो सकता हो किसी देश का जो गरीब, सरकार कहती है कि यह व्यक्ति इन आधारों पर गरीब है, हो सकता है उन आधारों के आधार पर किसी अन्य देश में या तो वह अति गरीबी में आ जाए या तो वह सामान्य श्रेणी में आ जाए। तो मतलब ये जो गरीबी की तुलना है, वास्तव में यह एक देश के द्वारा निर्धारित की जाती है, और वह सभी स्थान विशेष और देश विशेष में अलग अलग होती है। अब देखिए, पूर्ण एवं सापेक्ष जो निर्धनता होती है वो क्या है? एक शेपर्ड एंड वोस महोदय हैं, इन्होंने कहा था
कि दो प्रकार की गरीबी का उल्लेख है, एक पूर्ण निर्धनता और एक सापेक्ष निर्धनता। ये दोनों क्या है? यदि हम समझेंगे इसको तो पहले तो समझते हैं पूर्ण निर्धनता क्या है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। गरीबी को, सॉरी ये आगे हो गया थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, गरीबी को सामान्यतः जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त साधन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि हम किसकी बात करें, यदि हम लोग पूर्ण निर्धनता की बात करें तो जब उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने की जो स्थिति होती है वह उसको जुटा नहीं पाता है, तो वह स्थिति में हम उसे पूर्ण निर्धन या निर्धनता के रूप में कह सकते हैं। लेकिन जब एक सापेक्ष निर्धनता की बात करें तो गरीबी को सापेक्ष तथा तथ्य मानने वालों ने पूर्ण गरीबी की अवधारणा की इस आधार पर आलोचना की है कि पूर्ण गरीबी की अवधारणा है यह आवश्यकताओं एवं सुविधाओं में सम्मिलित नहीं करती। जो चीज़ आज सुविधा की है वही आने वाले समय में आवश्यकता बन जाएगी। आपने इस बात को अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि देखिए पहले समय में लाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन क्या होते थे, उसी स्थिति में वह अपना जीवन यापन और अपने आप को अनुकूलित कर लिया करते थे। परंतु आज के समय में क्या है, आज के समय में वो है एक आवश्यकता बन गई है। पहले के समय में कभी कभी लाइट आए तो उसका उनको बड़ा अच्छा और वो एक भौतिकतावाद स्थिति कहलाती थी, परंतु आज के समय में यह आवश्यकता है। जैसे एक रेफ्रिजरेटर की बात करें या एक टीवी की बात करें या मोबाइल की बात करें, पहले यह एक संपन्नता की स्थिति में आ सकती है कि हाँ संपन्नता की स्थिति में है, लेकिन आगे जाकर यह एक आवश्यकता के रूप में आ जाती है। अब देखिए जो निर्धनता कारण है ये तो इतने सामान्य कारण है जिसे आप लोग अक्सर सुनते हैं, जानते हैं। पहले भी आपने कभी निर्धनता के बारे में निबंध लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा। व्यक्ति कारण में क्या हो सकता है उसको कुछ कोई बीमारी हो, मानसिक अयोग्यता हो, नैतिक पतन हो या ऐसे अविवेकपूर्ण खर्च। मतलब आपके पास यदि आपके सोर्स ऑफ इनकम में 100 रुपये आ रहा है और आप 110 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, आप निर्धन की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा क्या है, भौतिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण क्या है, इसमें हम प्राकृतिक साधन होते हैं उनका अभाव, प्रतिकूल जलवायु, कीड़े मकोड़े का उत्पाद, प्राकृतिक संकट आदि को सम्मिलित करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, भौतिक पर्यावरण कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे अचानक कहीं जगह बाढ़ आ गई, आप समझिए, और वहाँ पर सभी संसाधन क्या नष्ट हो गए, आपको घर नष्ट हो गया, सब चीज़ें नष्ट हो गई, तो उससे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी यह भौतिक पर्यावरण के रूप में क्या होगा, माना जा सकता है एक कारण। फिर नेक्स्ट आर्थिक कारण। इसमें क्या है, आर्थिक कारण में आप समझ सकते हैं बेकारी है, गरीबी का दुष्चक्र है, मंदी है, ये भी एक कारण है। सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारक। इसमें क्या है, सामाजिक कारक में आपने देखा होगा बहुत सारे पिता ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी बच्चियों की शादी के लिए बहुत सारा धन उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, बाद में वो कर्ज चुका नहीं पाते तो वो निर्धन की स्थिति में आते हैं। ठीक इस प्रकार से बहुत सारे हैं, आवास लेने के कारण, या आपके पास क्षमता नहीं है टू व्हीलर नहीं लेने की, आप फोर व्हीलर ले लेंगे तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सामाजिक कारण होंगे। राजनीतिक कारण क्या होते हैं, राजनीतिक कारण में क्या होता है, अक्सर राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो भी उथल पुथल होती है उसके आधार पर एक बहुत बड़ा वर्ग होता है वह क्या गरीब रह जाता है और एक बहुत बड़ा वर्ग अमीर से और अमीर हो जाता है। युद्ध की स्थिति में क्या होता है, युद्ध की स्थिति में अक्सर होता है कि उस क्षेत्र में अक्सर यदि युद्ध हो रहा है तो वहाँ के क्षेत्र में रोजगार के साधन, वहाँ बेरोजगारी या अन्य स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी जिससे क्या होगा, युद्ध की स्थिति के कारण भी वहाँ गरीबी हो सकती है। सांस्कृतिक कारण क्या है, इसमें सांस्कृतिक कारण में क्या है, धन प्राप्ति को धन के लिए जीवन को खपा देने की उचित, मतलब कहीं ना कहीं उनका मतलब ये है कि सादा जीवन, उच्च विचार, ज़्यादा मत कमाओ, थोड़ा कमाओ। तो क्या है, आप थोड़ा कमाएंगे कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाएगी तो भी आप गरीब स्थिति आ सकती। बढ़ती जनसंख्या ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण। क्यों, अब संसाधन यदि 100 लोगों के लिए है और जनसंख्या आगे आने वाले समय में 500 हो जाएगी तो स्वाभाविक क्या होगा,
होगा, महंगाई बढ़ेगी, संसाधन कम होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, और यही चीज़ें भारत देश में भी आपको देखने को मिलती है। इसलिए भी गरीबी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। बेकारी, बेरोजगारी भी एक गरीबी का महत्वपूर्ण फैक्टर मान सकते हैं आप लोग। एक घर में पहले के समय में 4 बच्चे हैं, पहले के पिता मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में थे, सरकारी सर्विस उनको थी, या कोई अच्छा व्यापार कर रहे थे, लेकिन 4 बच्चों ने यदि कुछ नहीं किया, या उनकी योग्यता नहीं है, या चाह कर भी अपनी योग्यता के आधार पर यदि उन्होंने रोजगार नहीं लिया या रोजगार नहीं प्राप्त कर सके, तो भी उस स्थिति में बेकारी होती है। फिर होता है कृषि। कृषि क्या है, कृषि में क्या होता है, अक्सर बहुत सारे संसाधन है, सिंचाई के साधन नहीं है, यदि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, सिंचाई के लिए बोरवेल नहीं है, इन आधारों पर भी यदि अच्छी कृषि नहीं होगी, तो धीमे धीमे एक समय ऐसा आएगा जो गरीबी की स्थिति उत्पन्न करेगा। जमींदारी प्रथा, आप देख रहे हैं पहले के समय में जमींदारी प्रथा होती थी, मतलब जमीन किसके, जमींदारों के पास होती थी, और काम करने के मजदूर के रूप में लोग, गाँव के लोग काम करते थे, और वह हमेशा गरीब बनते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पुश्तें, उनकी और उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये सभी लोग काम ही करते थे और उनके पास जाकर, तो यह कभी उनसे उबरने की स्थिति आती ही नहीं थी। परंतु जब से संविधान लागू हुआ, बहुत सारी स्थितियां बदली, तो जमींदारी प्रथा भी आगे जाकर खत्म हो गई। एक अन्य कारण है साहूकारी प्रथा। साहूकार प्रथा आप लोग समझते हैं, टीवी में देखा होगा कि अक्सर क्या है, टीवी में देखा होगा कि बहुत सारे जो बेचारे गरीब हैं, एक उस गांव का अमीर व्यक्ति है, उसके पास जाकर एक बहुत ऊंची ब्याज दर में, बहुत ऊंची ब्याज दर में यदि वो ले लेते हैं, तो क्या है, इतनी ऊंची ब्याज दर रहती है कि वह अपना ब्याज चुकाते हैं, और ब्याज ही चुका पाते हैं, मूल तो चुका ही नहीं पाते हैं। फिर सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं क्या होती है, बहुत सारी ऐसी होती है कि विवाह में हमको इतना खर्च करना ही है, अपनी बेटी के लिए इतना देना ही है, इतनी सुविधाएं देनी है, या अन्य चीजें भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं जहां पर आपके पास क्षमता नहीं है, लेकिन आपको सामाजिक प्रथाओं के कारण पूरा खर्च करना ही पड़ता है। फिर अज्ञानता व अशिक्षा, ये भी एक अलग पॉइंट है। इसमें क्या होता है, अज्ञानता व शिक्षा में क्या होता है, जब अज्ञान रहेंगे व्यक्ति, जानकारी नहीं होगी या शिक्षा नहीं है उसके पास, तो आगे ना रोजगार अच्छा कर पाएंगे, ना व्यवसाय अच्छा कर पाएंगे। व्यावसायिक साधनों का अपूर्ण दोहन। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भारत में या अन्य जगह भी है जहाँ पर संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको पूर्ण तरह से लेने के तरीके नहीं है, या बहुत सारी से ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो पूरा निकाल सके। फिर आलस्य और निष्क्रियता, ये क्या है, आलस्य और निष्क्रियता में क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे देखा होगा, अपने सुबह सुबह निकले, चाय पी रहे हैं बाहर, फिर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बाद में उनको क्या आवश्यकता यदि उनको पड़ रही है पैसे की, तो घर से मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आलस्य और निष्क्रियता के कारण भी गरीबी उत्पन्न होती है। नरम राज्य, बहुत सारे ऐसे नरम राज्य से मतलब ये है कि जहाँ पर क्या होता है, उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्ग से क्या शोषित करता है। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन तो बने हैं, लेकिन उनको भ्रष्टाचार के कारण वो लागू नहीं हो रहे। कानून की स्थिति ऐसी है वहाँ पर जिससे वह डरते नहीं हैं, तो एक सामाजिक नियंत्रण नहीं हो रहा, आर्थिक नियंत्रण नहीं हो रहा। इससे उच्च वर्ग जो है, जो ऑलरेडी अमीर है, वो और अमीर होता जा रहा है, और गरीब होता जा रहा है। फिर सुधार नीतियों में असफलता, मतलब यदि कोई भी नियम बना दिए कि हाँ गरीबों के लिए असमानता को थोड़ा सा दूर करके समानता की स्थिति आनी है, ऐसे नियम तो बना दिए गए, लेकिन क्या है, उनका इम्प्लीमेंट, उन नीतियों का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया वास्तव में सही तरीके से, तो भी गरीबी बढ़ती है। फिर क्या है, औद्योगिकरण और पूंजीवाद। इसमें क्या होता है, इसमें औद्योगिकरण और पूंजीवाद में उनका केवल और केवल एक उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। और जब वो लाभ कमाते हैं तो उस स्थिति में वो कुछ नहीं देखते कि आप कोई गरीब हो रहा है, किसी के पास कुछ है कि नहीं, बस हमें लाभ होना चाहिए। ये तो हो गए गरीबी के एक प्रकार से कारण। अब इसमें गरीबी के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। दुष्प्रभाव
सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो गरीबी के शारीरिक प्रभाव। जब गरीबी होगा तो क्या होगा, एक अच्छा मकान नहीं होगा, रहने की व्यवस्था नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, खाने में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, संतुलित आहार नहीं लेंगे तो अब शारीरिक वृद्धि नहीं होगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीबी के कारण शारीरिक रूप से एक विकास नहीं हो पाएगा। मानसिक प्रभाव, अब जब शरीर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क भी बहुत बेहतर तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकेगा। सामाजिक प्रभाव, गरीबों से लोग क्या है, बात नहीं करना चाहते। बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं या ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर गरीब जो हैं वहाँ अमीर लोग आते नहीं हैं, बात नहीं करना। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि एक सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है गरीब होने के कारण। गरीबी गरीबी को उत्पन्न करती है, मतलब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो इससे जो असमानता है, असमानता की खाई और तेजी से बढ़ रही है। निर्धनता और अपराध, गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अब यदि गरीबी है तो क्या होगा, स्वाभाविक है पैसे चाहिए और नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, अंतिम में वो अपराध का तरीका अपनाएंगे। और यह अक्सर आप लोग आसपास देख रहे हैं, कभी किसी की चैन खींच लेना, कभी थोड़े से पैसे में किसी को लूटपाट करना, किसी का अपराध करना, ये सब भी करते हैं। भिक्षावृत्ति, वो तो स्वाभाविक है। आजकल लोग देख रहे हो आपकी हर जगह आपको भिक्षा मांगने वाले मिल जाएंगे और उनके लिए बड़ा आसान हो गया। यदि कोई हैबिचुअल है कोई, तो वो कि कभी कभी कि हाँ चलो अच्छा काम है, इसमें तो बिना मांगे ही मिल जाता है, बिना मेहनत करे ही मिल जाती है चीज़ें। अब दुर्व्यसन मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यदि आप गरीब हैं तो क्या है, आपको बुरी आदतें भी लग जाएंगी, जुआ खेलना, शराब पीना, इस तरह चीज़ें भी गरीबी के प्रभाव में होते हैं। फिर चारित्रिक पतन, मतलब कहीं भी चरित्र का भी पतन गरीबी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि आप एक हद तक समाज के सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन यदि आपका पेट खाली है, यदि आपको गरीबी का आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अंतिम में आप उसको भी मुख्य रूप से प्राइमरी बना लेंगे और चरित्र को सेकेंड और बाद में, और उसका सोचेंगे कि पहले तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हम अपने चरित्र को क्या करें, बाद में देखें, पहले हम अपने पेट को देखें, अपने हम भोजन को देखें, अपने या बाकी मूलभूत आवश्यकताओं को देखें। देखिए, जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं पंचवर्षीय योजना, यदि थोड़ा सा हम लोग इसमें देखें तो एक सामाजिक न्याय की बात कही गई है हमारी योजनाओं में। इसमें क्या है, छठवीं योजना में यह स्वीकार किया गया था कि लगभग 50% जनसंख्या पिछले काफ़ी लंबे समय से गरीबी रेखा से नीचे रही। मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय के बाद जो आई थी पंचवर्षीय योजना, उसमें ऐसा कहा गया था, उसमें ऐसा देखा गया था। तो उसके कारण क्या है, उन्हें 10 उद्देश्य बनाए। छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए जोरदार रूप से बात कही गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में उस बात को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना में देखिए हम जो बता रहे हैं आपको, केवल आप एक ध्यान से सुनते रहिए और वेरी शॉर्ट नोट बनाते रहिए। ये जितने भी फैक्ट हों, ये आप बेसिक फैक्ट है। यदि आपको लगता है कि फैक्ट आपको या मैटर कम है, यदि आपको ये लगता है कि नहीं बहुत बेहतर अभी और हो सकता है, तो आप एक बेसिक इसको आप के रूप में देख सकते हैं और बाद में आप चाहें तो इसको अपडेट कर लीजिए आप नेट के माध्यम से, बुक के माध्यम से, बाकी माध्यम से। और यदि समय रहेगा तो हम भी करवाएंगे और बेहतर बाद में, लेकिन फिलहाल तो अभी क्या है, जितना है उतना का तो कम से कम आप कर ही लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी पंचवर्षीय योजना में बताया गया। अब देखिए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए बनाई गई थी। देखिए, पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें क्या है, पहले 6 योजनाएं थी, इन 6 योजनाओं को इकट्ठा करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हो गई थी। इसमें भी क्या है, वही जो गरीबी रेखा से जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी गई थी। फिर सेकेंड है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये क्या है, 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ हुई। इसमें क्या है, जो 20,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र थे वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसमें प्रयास किया गया। फिर क्या नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण रोजगार अवसर कार्यक्रम।
ये क्या है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। 1995 से ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों तक की जनसंख्या में परियोजनाएं लगाने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया गया था। अब देखिए क्या है, अन्नपूर्णा योजना, इसमें अपूर्णा लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा योजना है। इसमें क्या है, इसमें ये शायद थोड़ा सा इस योजना का अपूर्णा लिखा हुआ है, इसको और बेहतर समझना पड़ेगा। हम आपको एक करेक्शन आपको टेलीग्राम में करके दे देंगे क्या है ये। इसमें जो वृद्धावस्था की पेंशन है उसके संबंध में यह योजना लाई गई थी 1 अप्रैल 2000 को, ठीक है। क्योंकि जो अंत्योदय योजना है वो अलग है, नीचे दी हुई है, तो मतलब इस योजना का जो नाम है उस नाम में थोड़ा एक बार करेक्शन जो भी होगा हम आपको आज ही टेलीग्राम में वो टॉपिक पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, ये तो आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या होगा, बहुत ही कम कीमत में 1 रुपये गेहूँ, 2 रुपये चावल, 3 रुपये, इस तरह से क्या है, जो बेहद गरीब लोग हैं उनको यह परिवार में प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। और बहुत जगह तो क्या है, हर एक प्रदेश के रूप में अलग अलग कुछ योजनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी क्या है, रोजगार गारंटी मतलब आपको एक स्थान विशेष में, और जो गरीब हैं, रोजगार है जो बेचारे हैं, उनके लिए भी, बेरोजगारों के लिए रोजगार की गारंटी देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये तो आपने खूब सुना होगा। इसमें क्या है, इसमें आपने सुना होगा कि 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, दो फरवरी 2006 से ये प्रारंभ योजना है। और इसमें क्या होगा, 100 दिन की जो काम करने की गारंटी है सरकार इसमें देती है। ये अक्सर इसको डेट याद कीजिएगा, अक्सर फेवरेट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से आप करें। आम आदमी बीमा योजना, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर को निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। अब देखिए, यदि इस जो गरीबी है, गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारी समितियों ने रिपोर्ट दी। उन रिपोर्ट के आधार पर क्या है, गरीबी हम माने, गरीबी रेखा से किसको अंडर माने, मतलब ऐसे हम क्या क्राइटेरिया बना दें जिसके आधार पर गरीबी को हम समझ सके कि ये इन लोगों को हम गरीब कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि आप लोग, बहुत से आयोग आए, बहुत सारी कमेटियां बनी जिन्होंने समय समय पर इसके विषय में बताया। पहला क्या है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अब तक देश में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। पहला, योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962, दांडेकर एवं रथ समिति 1971। अक्सर देखिए क्वेश्चन बन सकता है अक्सर कि निम्न में से कौन सी गरीबी रेखा से या गरीबी से संबंधित समितियों में से कौन सी अलग है या कौन सी है। तो आपको ये नाम याद रहेंगे तो आप शॉर्टिंग आराम से कर सकते हैं। दांडेकर एवं रथ समिति 1971, अलग समिति 1979, लकड़ावाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009। तेंदुलकर समिति बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने ही गरीबी रेखा की बहुत अच्छी परिभाषा जो दी है, आज भी चल रही है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए, जो तेंदुलकर समिति है, तेंदुलकर समिति में क्या है, आज भी गरीबी रेखा का आधार तेंदुलकर समिति ही है और उनके आधार पर 21.9% लोग गरीबी रेखा से के नीचे जीवन यापन करते हैं। मतलब गरीबी रेखा को यदि 1000 रुपये प्रति माह किसी की आमदनी है शहरी क्षेत्रों में और 816 ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वह व्यक्ति गरीब है। यदि इससे कम आमदनी है तो व्यक्ति गरीब माना जाएगा, ये आधार बताया है। लेकिन व्यवहारिकता में तो क्या है, ये आप लोग समझ सकते हैं।
असमानता। देखिए असमानता वही है, गरीबी के कारण ही बहुत लोग इस में असमान हो गए हैं। मतलब कहीं से आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक कहीं ना कहीं गरीबी बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है असमानता और समानता के मुद्दे को लेकर। ठीक है, असंगठित क्षेत्र भी है, ये तो वर्तमान में कोविड-19 यही सब आ गया। मतलब एक थोड़ा सा रखने की कोशिश की है कोविड-19 वगैरह को, लेकिन आप समझे कि मेन मेन क्या है। मेन आपको आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आयोग है उनको याद रखेंगे आप, तो बस वो आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ योजना अलग से दी हुई, देखिए मनरेगा पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत आपने देखा होगा। तो यह जो योजना थी, यह योजना बहुत ही ज़्यादा बैंक के खाते खुलवाने के आधार पर बहुत आप लोगों ने सुनी होगी। आयुष्मान भारत, इसके विषय में बहुत अच्छे से हम लोग अभी 7वीं यूनिट में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जन धन योजना के बाद आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अभी ही लॉन्च हुआ है 1 डेढ़ साल पहले, और अभी ये पूरे राज्यों में अब लागू हो चुका है। मतलब कहीं भी आपका राशन कार्ड हो, किसी भी राज्य में आप जाइए और उस राशन कार्ड के आधार पर आप वहाँ से राशन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो गया। अब आप यदि आपको इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना है तो प्लीज़ बनाइए। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक बार ये कोर्स को पूरा कंप्लीट कर दें, फिर हम जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं या रिवीजन है, खासकर 7वीं 6वीं 8वीं यूनिट, इन यूनिट्स में भी बाद में कुछ MCQs भी हम प्रयास करेंगे इसके बाद कि 10-15 क्वेश्चन डेली बाद में लेके आएँ, तो प्रयास पूरा। लेकिन पहला कार्य है कि आज हम इस महीने के लास्ट तक प्रयास कर रहे हैं कि पूरा आपकी 10 की 10 यूनिट हो जाए, एक दिशा आपको मिल जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान रखिए।